मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, आज आपके साथ MSO 01 जो कि संबंधित है संकल्पना एवं सिद्धांत से की इकाई 2 को हम लोग पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि हमारे आज की क्लास की रूपरेखा क्या होगी, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि संकल्पना और सिद्धांत है क्या, थोड़ा सा उसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। फिर ये देखेंगे कि संकल्पना एवं सिद्धांत उसका निर्माण कैसे होता है और किस तरह से वो अपने अस्तित्व में आता है, ठीक है ना। फिर हम समझेंगे कि संकल्पनाओं की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या है। समाज शास्त्र में फिर संकल्पनाएं, जब चूंकि आप जो विद्यार्थी हैं वो समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमको ये समझना जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट और थियरीज है, संकल्पना एवं सिद्धांत है, वो समाज शास्त्र में किस प्रकार की हैं, उसके कुछ उदाहरण के साथ हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। इसके अलावा संकल्पनाओं से प्रमेय तक, यानी संकल्पना से फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू, इसको कहते हैं कि सिद्धांत कैसे निर्मित होता है, उसका जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, जो उसका उसका मेजरमेंट होता है, उसको हम प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रति जो मुख्य समाजशास्त्री हुए हैं, जिनमें अमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर और उसके बाद के विचारकों के अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं, उसके आधार पर इस पूरे संकल्पना एवं सिद्धांत के मर्म को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि संकल्पना जो है वो कैसे आती है। अब इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि संकल्पना, जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो सबसे समाज में अपनी बात को, मनुष्य द्वारा अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए, किसी अपनी अनुभूतियों को, अपनी फीलिंग्स को स्पष्ट करने के लिए, किसी बात का मूल्यांकन करने के लिए, किसी के बारे में कुछ वक्तव्य देने के लिए हम सबसे पहले एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यानी जहाँ मनुष्य है, समाज है, वहाँ पर उसकी एक भाषा होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। तो शब्द क्या करते हैं, तो शब्द सबसे छोटी इकाई होती है। उन शब्दों के माध्यम से जब कई शब्द मिल जाते हैं तो हम एक एक सेंटेंस या एक एक वक्तव्य का निर्माण करते हैं, स्टेटमेंट का निर्माण करते हैं। अब वो स्टेटमेंट कुछ न कुछ आपकी फीलिंग को व्यक्त करता है दूसरे के साथ, समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ, तो ये व्यक्त करता है। तो शब्द से स्टार्ट करके छोटी इकाई सबसे भाषा की शब्द है। तो शब्द को शब्द, अच्छा अब बात आती है कि ये शब्द का निर्माण या शब्दों का जो उच्चारण है, शब्दों का जो प्रयोग है मनुष्य के द्वारा, वो क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो बात आती है कि भाषा चूंकि एक सामाजिक उत्पाद है, मनुष्य ने भाषा का निर्माण किया है, ठीक है ना। शब्दों को एक अर्थ दिया जाता है, यानी अर्थ सभी को सामान्य रूप से स्वीकृत होता है, यानी ऐसा अर्थ जो सामान्य रूप से सबको स्वीकृत हो। इस तरह सामाजिक अंतरक्रिया सुविधाजनक हो जाती है, जो हमारा इंटरेक्शन है दूसरे के साथ वो और इजी हो जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में अगर इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, भाषा का महत्व क्या होता है और शब्द का महत्व क्या होता है, शब्दों की मीनिंग का क्या महत्व होता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके स्टडी मटेरियल में, ये कहा गया है कि जो नागा ट्राइब है आपका नागालैंड में, उसमें उसके 9 विभिन्न जातीय समूह हैं, अलग अलग नागाज के अलग अलग उसके जातीय समूह हैं। उनमें एक बार एक मीटिंग होती है और उनमें कहा जाता है कि सब लोग मिलजुल कर के बैठ करके, अच्छा उनमें भाषा भी उनकी अलग अलग है। ये उसी प्रकार से है जैसे ये कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न बोली एवं भाषाएं हैं। तो अलग अलग साउथ का व्यक्ति अलग भाषा बोलता है, ईस्ट का अलग है, सेंटर का यानी कि मध्य का अलग है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो वहाँ अब भाषा का महत्व समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया कि नागा ट्राइब वो इकट्ठा मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जिसको कहते हैं जो अलग अलग घाटियों में रहने वाले नागा समूह होते हैं, वो विभिन्न वंशों के बारे में एक कथा, उनके बारे में एक स्टोरी बताई जाती है। वो एक वस्तु की प्राप्ति के लिए साथ मिलजुल कर बैठ जाते हैं। को कहते हैं कि कोई वस्तु है उसके बारे में एक मीटिंग करते हैं और साथ बैठते हैं। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज की जरूरत है। तब उनमें से प्रत्येक ने छोटा पैकेट खोला, एक पैकेट उनके पास तमाम रखे थे, एक सबसे छोटा पैकेट उन्होंने खोला। उस पैकेट में नमक था, लेकिन नमक का 9 विभिन्न शब्दों में स्पष्ट किया गया। यानी 9 जो नमक की मीनिंग थी या उसका अर्थ जो था वो अलग अलग भाषा में अलग अलग उसके अर्थ थे। तो उसका उसका मीनिंग था। तो इस तरह से क्या कहा गया कि जो 9 लोग फिर भी वो नहीं समझ पाए कि ये क्या लिखा है उस पर क्या लिखा, क्योंकि उनकी भाषा अलग अलग थी। इन सबको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उनके नाम उसके मिले। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाषा भाषा का महत्व ये होता है, शब्द का महत्व ये होता है। अगर शब्द
एक 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 शब्द को एक अर्थ को बोल बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य रूप से सब बोलते हैं तो जाकर के उसकी सार्थकता साबित होती है। तो इसी तरह से एक उदाहरण के रूप में ये चीज़ बताई जाती है नागाओं की। इसके अलावा हम कुर्सी की बात करते हैं, एक चेयर की बात की जाती है, तो चेयर को क्या कहते हैं? एक फर्नीचर होता है और फर्नीचर के टुकड़े के समान होता है जिसको बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब संसद की बात आती है पूर्व काल में या आज भी, तो कहा जाता है कि वो जो संसद के सदस्य बैठते हैं, वो बेंचों पर बैठते हैं। आज भी जब आप समाचार सुनते हैं टेलीविज़न में, तो आपको कहा जाता है ये विधेयक ध्वनिमत से सदस्यों ने उसको पारित कर दिया। तो यानी क्या, इसका मतलब क्या हुआ? संसद में मेज़ को थपथपा करके एक्चुअली वो पहले बेंचों पर बैठा करते थे सांसद, तो उसके लिए कहा जाता था वो बेंच पर, यानी बेंच पर रहें, और जो जो अध्यक्ष होता है वो बार-बार कॉशन देने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए वो बार-बार कहता है अपने बेंचों पर बैठ जाएँ, अपने बेंचों पर बैठ जाएँ, ठीक है ना? तो इस तरह से वो वो बेंच कहा जाता है। तो यानी कि चेयर, और लेकिन संसद में ही जो एक चेयर होती है, तो क्या कहते हैं? जो सांसद बैठते हैं उसको बेंच कहा कहा गया, लेकिन जो उन्हीं सांसदों में से एक जो उसका रेगुलेशन करता है, यानी जो अध्यक्ष होता है, जो संचालन करता है, उसको कुर्सी कहते हैं। तो चेयर, उसका नाम चेयर होता है। तो चेयर पर यद्यपि एक व्यक्ति बैठता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या होता है? एक पद होता है, एक पोजीशन होता है। तो उसकी चेयर जो होती है उसको चेयर कहते हैं, चेयर करके संबोधित करते हैं। चेयर से अनुमति के बाद चेयर को संबोधित करते हुए जो भी कहना है आपको, चेयर को उद्धृत करके कहिए, चेयर की तरफ इशारे करके कहिए, ये ऐसा बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य को शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अब इसी में आगे चल करके और बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि शब्द और भाषा 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब बात आती है, एक सामान्य भाषा होती है और एक शब्दों का जो सबसे शब्दों की छोटी इकाई होती है, शब्द होते हैं, तो और एक सेंटेंस होता है। लेकिन तकनीकी शब्दावली में जब उसको वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतारा जाता है और किसी किसी एक संबंध को स्टडी करने के लिए, चाहे अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो तमाम तत्वों के बीच के आपसी संबंध को उद्घृत करने के लिए, उसको समझने के लिए कि वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 अलग-अलग अणु और परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएँगे, ये इसको तकनीकी शब्दावली कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना। अब बात आती है कि कई बार एक समान अर्थ को दर्शाने के लिए बहुत बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अन्य लोगों के लिए इसका प्रयोग संभव हो जाता है। इसी के आधार पर वो एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाँ या ना दर्शाने के लिए चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। जब हम शब्दों की बात करते हैं और भाषा की बात करते हैं, तो केवल बोल करके वर्ब, यानी कि भाषा बोल करके ही नहीं हम उसका इस्तेमाल करते, बल्कि चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से भी हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, जैसे साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है कि जब आप गर्दन बाएँ से दाएँ हिलाते हैं, तो इसका अर्थ है कि ना, इसको कहा जाता है कि नो। जबकि उत्तर भारत में हाँ कहा जाता है, यस यस सॉरी, इसको यस कहा जाता है। लेकिन उत्तर भारत में हम कहते हैं, इधर के मुँह कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब होता है हम नो कह रहे हैं। तो ये शब्द वही है, प्रतीक वही है, उसी तरह से हम इशारे करते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग में थोड़ा-सा अंतर आ जाता है। ठीक है ना? वेस्टर्न कंट्रीज़ में अंगूठा दिखाने को इस तरह जो थंब कहते हैं ना, थंब शो करने को, उसको कहते हैं एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम रेडी, लेट्स गो, हम चलते हैं, तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। लेकिन परंपरागत भारत में इसका अर्थ दूसरे को अनदेखा करना है, यानी कि भारतीय समाज में इसका प्रयोग नहीं इस तरह से किया जाता है। तो हिंदी में ठेंगा दिखा दिया, इसका अर्थ होता है मैं आपकी परवाह नहीं करता, मैं तो ठेंगा दिखा रहा हूँ। तो शब्द एक है, प्रतीक एक है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग-अलग यहाँ पर आ जा रही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरिस्टोटल ने भी कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भाषा का निर्माण मनुष्य करता है। इसके अलावा यही भाषा उसकी एक प्रमुख पहचान है जो पशु समाज से मनुष्य समाज को अलग करती है। तो क्यों? क्योंकि हम विचारों का आदान-प्रदान भाषा के माध्यम से करने की हमारे पास एक क्षमता होती है। ठीक है ना? तो भाषा और ये, तो सबसे
इसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, संकल्पना की बात करते हैं, तो संकल्पना के निर्माण की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है वो शब्दों से होता है और शब्द से हम आगे बढ़ते हैं, यानी भाषा का निर्माण होता है और उससे हम संकल्पना का निर्माण करते हैं। तो शब्द का महत्व क्या है, भाषा और प्रतीकों का महत्व है संकल्पना के निर्माण के लिए, ये हम लोगों ने समझा। इसके अलावा संकल्पनाओं की प्रकृति क्या होती है, इसको समझना ज़रूरी है। अब संकल्पना को कहेंगे क्या? जब वैज्ञानिक किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह तकनीकी अर्थ ले लेता है। जब वैज्ञानिक भाषा में किसी शब्द को बोला जाता है, तो वो एक तकनीकी अर्थ ले लेता है, वह एक संकल्पना बन जाता है। मनुष्य को ध्यान में रखते हुए जीव विज्ञानी, जैसे एक टर्म है होमो सैपियंस, जो हम आप इंसान हैं जितने आज पूरे पृथ्वी लोक पर, उनको होमो सैपियंस कहा जाता है। वाइज मैन का भी प्रयोग अधिक मनुष्य का उल्लेख करने के लिए करते हैं, अधिक मनुष्य, वाइज मैन कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो सामान्य भाषा में लोग कहते हैं उसे बुखार हो गया। जैसे जैसे खोज अत्याधुनिक बनती जाती है, अब पहले क्या होता था, व्यक्ति को बुखार हो गया, जब डायग्नोसिस नहीं था, इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाते थे, मेडिकल साइंस इतना ग्रो नहीं किया था, तब कहते थे भाई बुखार से पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे तकनीकी का विकास हुआ, तो लोग क्या कहते हैं, अब बुखार है लेकिन बुखार में मलेरिया बुखार है। मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू जैसे शब्दों के बुखार की प्रकृति को दर्शाते हैं अलग-अलग। ये शब्द यह भी दर्शाते हैं कि कौन से भाग या कीटों से शरीर को प्रभावित किया। अब अगर डेंगू की बात करेंगे तो ये मच्छर काटने से हुआ है, कौन से मच्छर ने काटा है, ये मादा एनोफिलीज ने काटा है या किसने काटा है। मलेरिया हुआ है तो किस मच्छर ने काटा, कौन-सा हमारे बॉडी का पार्ट, अंग प्रभावित होता है। तो ये हम उसको और गहराई में समझ पाते हैं। ये शब्द यह भी दर्शाते हैं कि कि जो है किस भाग को कीटों ने या वायरस ने प्रभावित किया है, तब हम लोग रोग की प्रकृति और कारणों को भी समझते हैं। यानी कि अब डायग्नोसिस मेडिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। उसकी भूमिका बहुत बढ़ गई। अब डॉक्टर के पास आज जाते हैं सीधे कि बीमार हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये नहीं कहता है कि हाँ, कुछ डॉक्टर्स हैं जो लक्षण को समझ करके, सिम्पटम्स को जान करके आपको दवा लिख देते हैं, कहते हैं जाइए आप ये दवा खाइए, आराम हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको लगता है वो सिम्पटम सही से अगर वो मेजर नहीं कर पाए हैं, अगर सही से नहीं समझ पाए, तो कहते हैं पहले जांच कराइए, इसको ये जाइए टेस्ट करा के लाइए, हमको रिपोर्ट दिखाइए। जब वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि नहीं ये वाला बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया, तो वो फिर आगे आपको मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रोग की प्रकृति और कारणों को जानना जरूरी होता है। तो फिर अगला वो फिर ट्रीटमेंट उचित तरीके से उसको स्टार्ट करता है डॉक्टर। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि किस प्रकार से बातें जुड़कर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो किस प्रकार से शब्द, तकनीकी शब्द आपस में जुड़ करके एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं, एक नई प्रक्रिया को जन्म देते हैं, वो संकल्पना कही जाती है। उसको तकनीकी शब्द में, वैज्ञानिक टर्म में हम कहते हैं, वो संकल्पना का निर्माण होता है उससे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें कि प्रत्येक पैमाना चिकित्सक को रोग की प्रकृति को समझने एवं इसके विश्लेषण को परखने में सहायता करता है, ठीक है ना? अगर किसी को डायबिटीज है, किसी के हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें कैसे स्पष्ट होती हैं? क्योंकि कई शब्दों को, कई तकनीकी शब्दों को मिला करके एक साथ समझने की कोशिश करता है डॉक्टर। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब आपका प्लेटलेट्स डाउन है, इसका मतलब आपके शरीर में इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन क्यों है? क्योंकि आपका प्लेटलेट्स डाउन है, आपका हीमोग्लोबिन कम है। इसका तात्पर्य है कि आपको ये बीमारी है, इस वजह से आपको बुखार हुआ है, उस बुखार का इलाज करना है आपको। तो डॉक्टर उस तरह का प्रिस्क्रिप्शंस और दवाएँ आपको मेडिसिन्स देता है। इसके अलावा आप पैमानों को स्पष्ट करने वाले शब्द संकल्पनाएँ बन जाती हैं, यानी कि कुछ जो पैमाना मेज़रमेंट होता है, जैसे अगर आपको हम एक सिंपल बात बताते हैं कि तापमान को कैसे मापा जाता है शरीर के, कि आपका 98 पॉइंट अगर आपका आपका फ़ारेनहाइट तक आपका वो है टेम्परेचर बॉडी का, तो आप बुखार से सामान्य नहीं पीड़ित हैं। लेकिन अगर इससे बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आपका बॉडी का टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा है, यानी आप बुखार से पीड़ित हैं। तो कहने का तात्पर्य का एक पैमाना हो जाता है और वो पैमाना आपको क्या करता है, वो संकल्पनाएँ आगे बन जाती हैं। जैसे अगर इससे ज़्यादा फ़ीवर हुआ, तकनीकी मेडिकल के टर्म में, तो आप यू आर सफरिंग फ्रॉम फ़ीवर, आपको ज्वर है। तो डॉक्टर ये सिद्ध करता नहीं, आपको ज्वर है, 101 डिग्री है, 102 डिग्री है, ये बुखार की
प्रकृति क्या है, ये आता है फिर चला जाता है, फिर आता है, उसी टाइम पर फिर जाता है, फिर आता है, दवा खाने पर कम हो जाता है, ये इसके नेचर अलग-अलग होते हैं। तो ये संकल्पनाएँ बनने में तकनीक अब क्या होता है, सभी तकनीशियन इन्हें सामान्य रूप से समझ सकते हैं। ये नहीं कि इंडिया में या हम आप समझ लेंगे कि बुखार है, बल्कि दूसरा भी तकनीशियन उसको समझ लेगा कि ये चीज़ है, ये समस्या है। ऐसी सामान्य समझ बॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ के सामान्य रोग संबंधी विज्ञान आवंटन का पता लगाने में सहायता करती है। एंटीबॉडीज़ कितनी आपकी बॉडी में नहीं है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, आपकी कितनी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये सारी चीज़ें पता लगाने में मदद करते हैं। इसीलिए विज्ञान के एक रूप में रसायन का आना तब संभव हुआ जब पदार्थ के न्यूनतम कण के रूप में न्यूनतम कण की खोज की गई और रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग ले सकता था। जैसे हाइड्रोजन का आणविक भार और ऑक्सीजन का 2 लिया गया। उसके द्वारा अब आप जिस समय वर्तमान में हम क्या कहते हैं 92 अवयवों के लिए भार को परिकल्पित किया गया है, 92। इन्हें एक सारणी में भी व्यवस्थित किया गया जिसे आणविक सारणी सारणी कहते हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा अस्थिर अवयवों पर शोधकर्ताओं ने अपनी संख्या को अब यही नहीं था कि 92 सबसे पहले खोजा गया मेंडेलीव और तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन उसके बाद में भी उसमें मॉडिफिकेशंस हुए। यानी जो संकल्पना एक पहले स्थापित हुई कुछ समय पूर्व, उसमें और भी चीजें उस दूसरे अवयवों से रिलेट करके जोड़ करके कुछ और संख्या में उसके वृद्धि हुई। तो शोधकर्ताओं ने तमाम अस्थिर अवयवों को उसमें जोड़ा जिसकी संख्या 100 अब इस समय वर्तमान में 111 या 12 तक हो गई है, जैसा आपको मालूम होगा। अवयव तुरंत प्रतिक्रिया से मिल सकते थे। तब पाया गया कि रासायनिक प्रक्रिया में भार का हनन नहीं हुआ है। यह सैद्धांतिक कथन था। आणविक भार एक संकल्पना थी, संकल्पनाओं में निहित अंदरूनी संबंध जिन्हें सिद्ध किया जा सकता था। यानी कि जो रिलेशनशिप अणुओं के बीच में पाई जाती है वो एक संकल्पना थी और उनको टेस्ट करके हम सैद्धांतिक कथन का निर्माण कर सकते थे। ठीक है ना? जैसे साइंस में बहुत सारे सिद्धांत बने, आणविक भार एक संकल्पना भी थी और इसके अलावा ऐसे सैद्धांतिक निष्कर्षों के आपसी संबंध सिद्धांत का भाग बन जाते हैं। सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है, यह संकल्पनाओं एवं उनके अंतः संबंधों के दृश्य से निष्कर्षों की श्रृंखला गठित करता है। यानी तमाम संकल्पनाओं को एक से जोड़ करके, एक दूसरे से संबंधित करके और हम जो है सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और सैद्धांतिक प्रस्तावनाएं बना सकते हैं और उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है ना? तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी सैद्धांतिक प्रस्तावनाएं जब दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो ये मिल करके विषय में सिद्धांत का गठन करते हैं। तब थियरी बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ होता है, सिद्धांत का निर्माण होता है। अब इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें आपसे कि ये तो हमने रसायन विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान की भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि किसी शब्द को संबोधित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस शब्द को अगर हम दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं, दूसरे अवयव के साथ जोड़ते हैं, तो वो तीसरा एक अवयव का निर्माण कर सकता है, उसकी एक मीनिंग शायद बदल जाए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पहले टेम्परेचर कम करने के लिए जो पैरासिटामोल होता है, उसमें पैरासिटामोल के कंटेंट थे। लेकिन आगे केमिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट ने और जो मेडिकल साइंटिस्ट ने कि ऐसी कोई मेडिसिन बनाई जाए जिसमें टेम्परेचर को भी कम करे और कोल्ड को भी कम करे, हमारी जो सर्दी है, जुकाम है, उसको भी कम करे। तो उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें मिक्स की और फिर एक टेबलेट बनाई जिसको उन्होंने कहा कि ये आपका डोलो जैसा है या इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो एक तीसरा एक संकल्पना बन गई। ठीक है ना? अब वो संकल्पना थी कि 2 तत्वों को, अवयवों को मिलाने से तीसरी संकल्पना बनी। उस संकल्पना के आधार पर जब उसको पॉजिटिव टेस्ट किया गया, उसको बार-बार वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतारा गया, तो जाकर के एक सिद्धांत का रूप ले लिया। तो अब यहाँ यानी संकल्पना यहाँ से बनती है। अच्छा, इसको अगर सामाजिक उसमें हम कहें, सामाजिक विज्ञान की भाषा में कहें, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि समाज में कोई भी एक तथ्य हो सकता है, तथ्य होता है जिसको हम कहते हैं जो चीज़ आपको दिखाई दे, सामने हो और आप उसको परीक्षण कर सकें। एक तथ्य हुआ कि जैसे मैं आज इस वर्तमान समय में अभी प्रेज़ेंट में मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ MSO 01 का, जो सिद्धांत और संकल्पनाओं से संबंधित है। तो ये तथ्य है। अब इसी तरह से अगर इसी बात को कुछ और चीज़ अवयव से जोड़ दिया जाए कि
जब मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास ले रहा हूँ तो बच्चों के जो क्लास लेने का तरीका है, वो ऑनलाइन है या वो लाइव प्रसारण हो रहा है इसका, तो बच्चों पर इसका प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो एक अन्य अब इसके साथ उसके संबंध को अगर हम देखने लगेंगे तो एक दूसरी संकल्पना हो सकती है। इसीलिए एक तमाम तरह के विचार नए कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग में कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रसारण होता है वो ऑन ईयर होता है, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा उसकी अलग व्याख्या हो सकती है, एक नई संकल्पना का निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर दोनों तरह की क्लास चलाई जाए, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों, और डिस्कशन मोड में रखा जाए, इंटरैक्टिव बनाया जाए, अंतःक्रियात्मक किया जाए, जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल को पूछ पाएँ, तो शायद और बेहतर प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये नई संकल्पना बन सकती है। इस आधार पर कुछ थियरी निर्माण भी हो सकता है, जैसे आने समाजशास्त्र में बहुत सारी ऐसी थियरीज़ हैं, या उसको कहते हैं इंटरैक्टिव क्लास टीचिंग मेथड कहते हैं। जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में चर्चा करके, बातचीत करके, ये नहीं कि एक तरफ़ा मोनोलॉग होता है, लेक्चर हो रहा है, तो टीचर बोल रहा है, बच्चे केवल सुन रहे हैं। तो ये क्या होता है, इस संकल्पना का निर्माण होता है, और एक संकल्पना जब बन गई, तो समय के साथ नवीन विचारों को, नवीन परिस्थितियों को पुनः व्याख्यायित करने के लिए और उसमें मॉडिफ़िकेशंस होते हैं। और संकल्पनाएँ जब आपस में संबंधित की जाती हैं, उसको मिलाया जाता है, उसके संबंध को समझने की कोशिश की जाती है, कई संकल्पनाओं के, तो वो फिर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? अब ये बात आती है कि सिद्धांत गठन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरणों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि बताया गया। कौन-कौन से चरण इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे सिद्धांत का गठन किया जा सके। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सर्वाधिक छोटी इकाई की पहचान की जाती है और उसकी विशेषताओं को समझा जाता है। यानी जो भी संकल्पना, जिस भी विषय के बारे में आप कोई बात कर रहे हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई को पहचान करना पड़ेगा आपको, और उसकी विशेषताओं को बखूबी समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। तो एक तो पहला कार्य ये होता है। ठीक है? दूसरा कार्य होता है ऐसी इकाइयों के अंतःसंबंध जो निर्धारित तरीकों में यौगिकों एवं उनके मिश्रणों को गठित करते हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। यानी जो इकाई हमने पहचान की, सबसे छोटी इकाई, उनके अंतःसंबंध, यानी अगर उसके सब पार्ट हैं, सब उसके ऑर्गन्स हैं, तो उनके आपस के संबंध क्या हैं? और वो आपस में संबंधित होकर के और यौगिकों का और मिश्रणों को मिलाकर, जैसे हमने आपको पैरासिटामॉल का उदाहरण दिया। तो यानी कि यौगिकों का निर्माण जो और किया जाता है या और मिश्रकों का गठन करते हैं, उसको भी समझना ज़रूरी होता है। यानी एक शब्द, कई शब्द, एक तथ्य, कई तथ्य जब आपस में मिलते हैं, तो वो संकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है? तीसरा आता है महत्वपूर्ण, ऐसे कथन जो अंतः क्रियाओं की प्रकृति एवं उनके परिणामों को दर्शाने के लिए संकल्पनाओं एवं उनके अंतः संबंधों का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे वक्तव्य या कथन जो अंतः क्रियाओं की प्रकृति, अब इंटरैक्शन किस प्रकार का हुआ है, किस प्रकार का नहीं है, अच्छा है, बुरा है, इसको और उसके परिणामों को दर्शाने के लिए संकल्पनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का प्रयोग करते हैं। यानी सिद्धांत के निर्माण में अंतः क्रियाओं को समझने के लिए संकल्पनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का प्रयोग करना जरूरी है, एसेंशियल हो जाता है। यानी संकल्पना से ही हम सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? और संकल्पना क्यों बनाई जाती है, संकल्पना का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि संकल्पनाएं या तकनीकी शब्दावलियां मनुष्य को उसकी अंतः क्रियाओं की प्रकृति एवं उसके परिणामों को समझने में मदद करते हैं, तो इसलिए जरूरी होता है। तो सिद्धांत के निर्माण की एक एक कड़ी या एक महत्वपूर्ण चरण ये भी होता है। इसके अलावा बारंबार बार प्रयोग प्रयोग करना, ताकि वांछित परिणामों तक पहुंचा जा सके, और यदि परिणाम कोई फर्क को दर्शाते हैं या डिफरेंस को दर्शाते हैं, तो उस डिफरेंस को स्पष्ट करना और परिशोधित कथन की प्राप्ति करना। कई बार क्या होता है ना, सिद्धांत का निर्माण बिना परीक्षण के नहीं हो सकता, बिना प्रयोग के, एक्सपेरिमेंट्स के नहीं हो सकता। तो जो संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाओं का ग्रुप है, जो अंतः संबंधित संकल्पनाओं के ग्रुप हैं, उसको प्रयोग की कसौटी पर उतारना, वैज्ञानिक कसौटी पर उतारना, बारंबार उतारना जरूरी होता है। क्योंकि जो संकल्पनाएं बन जाती हैं एक बार, वो समय के साथ साथ परिस्थितियों के बदलने के बाद उनमें परिवर्तन भी होता है, और जो सिद्धांत का निर्माण होता है उसको भी परिशोधित कर सकता है। तो यानी कि प्रयोग भी बार बार होना चाहिए, जिससे परिणाम तक पहुंच सके। और यदि परिणाम में डिफरेंस आता है, अगर कोई चीज़ मान लीजिए पहले ये चीज़ थी, अब वो नहीं, उस प्रयोग में नहीं निकल के आ रही है, तो आखिर किन कारणों से नहीं हो पा रहा है। हम मानसून का एग्जांपल लेते हैं। मानसून एक विंड है। अब मानसून एक विंड है जो कभी कभी मानसून ज़्यादा अच्छी बारिश करता है देश में, कभी कभी कमज़ोर हो जाता है।
तो उसमें आता है कि फिर किस वजह से होता है, तो 2 तरह के ज्योग्राफिकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, एल नीनो और ला नीनो। तो एल नीनो आएगा जब, तो बारिश कम होगी, और ला नीनो होगा तो बारिश ठीक-ठाक होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन कई बार होता है कि एल नीनो नहीं आया है, ला नीनो है, तब भी बारिश बहुत कम हो गई, सूखा पड़ गया एक क्षेत्र विशेष में। तो इसका मतलब वो प्रयोग करना ज़रूरी है कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कारण थे। अब कितना भी अच्छा मौसम हो, कितना भी मानसून बढ़िया हो, अच्छा हो, ला नीनो हो, लेकिन फिर भी राजस्थान के थार मरुस्थल में बारिश कम होगी। 25% सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है, उतना बारिश होगी, कम बारिश होगी, इसीलिए वो मरुस्थल है। तो वहाँ नहीं हो सकती, क्यों? तो उसके कारण दूसरे होंगे। परिस्थितियाँ बदली हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई बादलों को रोकने का अवरोध नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है ना, वेजिटेशन नहीं है। तो ये चीज़ें अलग-अलग परिणाम, यानी कि उसको संकल्पनाओं में भी संशोधन होता है, संकल्पनाएँ भी परिशोधित होती हैं, और साथ ही साथ संकल्पनाओं, अंतर संबंधित संकल्पनाओं के बाद हमारा सिद्धांत भी परिशोधित होता है, और उसका स्पष्टीकरण भी करना ज़रूरी होता है समय के साथ-साथ। तो अब बात आती है कि समाजशास्त्र में संकल्पनाएँ क्या होती हैं? उसके कुछ उदाहरण समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो संकल्पनाएँ यानी हम एक अर्थ को दर्शाने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम विभिन्न वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम समान बातों को दर्शाने के लिए समान अर्थ का प्रयोग भी करते हैं। विविध असमान बातों को स्पष्ट करने के लिए विविध शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनुष्यों को विविध श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे पुरुष और स्त्री, हैं तो सारे लोग मनुष्य, लेकिन श्रेणी उनकी बन गई पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, समान पीढ़ी से संबंधित है। पिता और पुत्र समान पीढ़ियों से हैं। इसी तरह माँ और अन्य संबंध भी हो सकते हैं। ठीक है ना? आप अपने रिलेशंस को इसमें बैठाकर देख सकते हैं। उसके संदर्भ में समझ सकते हैं। इस प्रकार हम 2 व्यक्तियों के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। ऐसे संबंध 2 व्यक्तियों की ऐसी कई इकाइयों में पाए जाते हैं, जो 2 व्यक्तियों के बीच संबंध को, इसको डायड कहते हैं, या इसको द्विकीय अर्थात 2 कहते हैं। 2 व्यक्तियों की इकाई युग्म कहलाती है। ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी जो है रेडक्लिफ ब्राउन, उनका सुझाव था कि जो पहला सामाजिक संबंध प्रकृति में था वो युग्मीय था, वो युग्म था, यानी इसको कह सकते हैं डायड था। ठीक है ना? जब हम संबंध की बात करते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या संबंध एक ही घटना तक सीमित है, या क्या यह समय के साथ-साथ दोहराया जाता है? इसके बाद हम दूसरा प्रश्न भी उठा सकते हैं, क्या संबंध सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित होता है, या सामान्य स्थितियों में बहुत से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? 2 व्यक्तियों में, जैसे विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध पाया जाता है, लेकिन अध्यापक भी बहुत से हैं और विद्यार्थी भी बहुत से हैं। यह एक सामान्य स्वीकृति है कि विद्यार्थी एक निश्चित रूप से अध्यापकों से संबंधित होंगे। आइए कुछ संकल्पनाओं को लाते हैं। एक सामान्य उदाहरण, जैसे हम आपकी क्लास ले रहे हैं, तो हम शिक्षक हैं, और हम आपके लिए आपकी क्लास ले रहे हैं, यानी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन तो हम शिक्षक यानी अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध में हैं, लेकिन इस तरह के कार्य करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारी तरह बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो इसी तरह का कार्य करते हैं। आपकी तरह बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप ही की तरह बैठ के इस तरह से पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं। तो यानी कि उसका एक पैटर्न बनता है, यानी तो उसको परिभाषित किया जाता है, इसे परिभाषित कराया जाता है। जैसे समय के साथ-साथ यह पैटर्न बन जाता है, इसी तरह यह पैटर्न चलता रहता है। भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को, अब इसकी बात आती है कि विद्यार्थी और अध्यापक का जो संबंध है, वो एक सामूहिकता में भी है। यानी एक, अगर हम एक शिक्षक को कहा जाए, शिक्षक का एक रोल होता है, उसकी ड्यूटीज होती हैं, उसके अपने राइट्स होते हैं, और विद्यार्थी का भी एक धर्म होता है। इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जब धर्मों की बात की जाती है तो विद्यार्थी धर्म की बात की जाती है। तो विद्यार्थी का क्या धर्म है? विद्यार्थी का धर्म है विद्या का अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना। तो ज्ञान का अर्जन करना ही उसका धर्म है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मंदिर में जाए या पूजा पाठ करे रोज़ उठ करके, और जो बड़े लोग उस तरह से करते नहीं। विद्यार्थी का ज्ञान अर्जन करना ही उसका धर्म है। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है, यानी कि अगर सामाजिक संदर्भ में, समाजशास्त्र में संकल्पनाओं की बात करेंगे तो एक पैटर्न बनता है। इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए अगर हम कहें आपको कि हम
जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो हम सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, हम सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब उन समूहों को हम कई तरह से बाँट सकते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह। अब प्राथमिक समूह की जब बात करेंगे तो उसमें जो क्लोज रिलेशनशिप के लोग हैं, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, ठीक है ना? और भाई-बहन, इस तरह के रिश्ते आएँगे। पड़ोस, जो क्रीड़ा समूह है, ये प्राइमरी ग्रुप में आएँगे। लेकिन संबंध यहीं तक सीमित नहीं है। संबंध द्वितीयक भी होते हैं, तृतीयक भी होते हैं। नातेदारी का निर्माण होता है। तो ये क्या है? ये विभिन्न तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करके जब हम किसी कई तथ्यों के कई अवयवों को एक साथ जोड़ करके एक नए यौगिक या मिश्रण का निर्माण करते हैं, जिसे अगर अगर उसको रासायनिक भाषा में कहा जाए, सामाजिक भाषा में कहा जाए कि एक संबंध, 2 लोगों के संबंध जब तीसरे के साथ संबंध बन होते हैं, तो एक रिश्ते, एक नातेदारी का निर्माण करते हैं। अब एक कहा जाता है कि जो किनशिप रिलेशनशिप, नातेदारी व्यवस्था में क्या होगा? अगर बेटे की शादी होती है, तो बहू घर में आती है। अब बहू से रिश्ता माता-पिता का अपना अलग हो जाता है। पहले अभी एक ब्लड रिलेशन के लोग थे, अब वैवाहिक संबंध के लोग उसके साथ आ गए। तो नातेदारी, अब उस बहू के जो माता-पिता होंगे, वो भी उसके रिश्तेदार हुए उस परिवार के। अब बहू से संबंधित जो प्राथमिक नातेदार होंगे, तृतीयक नातेदार होंगे, वो भी रिश्तेदारी में आते हैं। तो इसको अगर देखा जाए, तो इसीलिए हमारे सामाजिक संबंधों में उसको नाम दिया गया। ससुराल पक्ष, मायका पक्ष, उसको 2 सब लोगों के संबंध को अलग-अलग शब्दों से कहा गया। ननद भौजाई का संबंध, सास-ससुर का संबंध, या इस तरह के संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध, डायड रिलेशनशिप की बात की गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्राथमिक द्वितीयक संबंध, एक पीढ़ी पूरी होती है, कुल, वंश और जाति। तो ये अलग-अलग तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो अब संकल्पनाएँ जो होती हैं, वो प्रमेय से कैसे संबंधित है? संकल्पना प्रमेय से कैसे संबंधित है? संकल्पना का मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक संकल्पना, एक तकनीकी शब्दावली का निर्माण हो गया है, वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन, उसका उसका मेज़रमेंट किस रूप में किया जाए? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चीज़ें कैसे बन रही है? सामाजिक संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जाति व्यवस्था के अंदर के संबंध की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम जातियों को का स्तरीकरण करते हैं। ठीक है ना? भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का अध्ययन बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने किया है। किसी ने उसको हायरार्किकल बाँटा है, किसी ने उसको प्योरिटी और पॉल्यूशन के आधार पर बाँटा है, कहा है प्रदूषण एवं जो क्या कहते हैं, स्वच्छता के आधार पर बाँटा है। तो अलग-अलग तरीके से बाँटा। उसमें किस तरह के संबंध होंगे? उसके पूर्व अगर देखा जाए तो वर्ना व्यवस्था, वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम में क्या था कि जिसके जैसी स्किल होगी, योग्यता होगी, उसको उस वर्ण में रखा जाएगा। जन्म से उसका संबंध नहीं था। यानी किसी धर्म, एक विशेष समुदाय में जन्म लेने से वो व्यक्ति उस समुदाय का नहीं बनेगा, उस जाति का नहीं बनेगा, बल्कि उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन, स्किल, या जिसको कहते हैं कुशलता, वो ज्ञान के आधार पर उसके वर्ण का निर्माण होगा, निर्धारण होगा। ठीक है ना? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वर्णा सिस्टम था जाति व्यवस्था के पहले, वो गुण प्रवेश था, आपकी क्वालिटी क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रमेय, संकल्पनाएँ। अब बात आती है जाति। अब एक जाति का संबंध दूसरी जाति की तुलना में क्या है? उच्च जाति का मध्यम जाति से क्या संबंध है? ब्राह्मण का क्षत्रिय से क्या संबंध है? क्षत्रिय का जो है वैश्य से क्या संबंध है? वैश्य का शूद्र से क्या संबंध है? सबका एक साथ संबंध देखा जा सकता है, सबका अलग-अलग आपस में संबंध देखा जाता है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है ना? उसको समझाने के लिए आप मैथमेटिक्स से, गणित और बीजगणित के बीच अंतर को ध्यान में अगर रखें, तो आप समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि सामान्य गणित की बात करते हैं, तो हम कहते हैं
1, 2, 3 से घटाना, इतना कम करना है, उतना ज़्यादा करना है, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना है। तो एक आसान तरीका होता है, इतना हमारे पास है, इतना मैंने घटा दिया उसको, तो हमारे पास इतना बचा। लेकिन बीजगणित में हमारे पास सूत्र होते हैं, सवाल सुलझाने का तरीका होता है। यदि a प्लस बी को a प्लस बी से गुना किया जाता है, तो हम देखते हैं कि पहले समुच्चय में a से शुरू करने पर हमें निम्नलिखित परिणाम की प्राप्ति होती है। अब पहले a से संबंध देखेंगे, गुना करेंगे उसमें a इंटू ए प्लस ये, ठीक है ना? एक्स बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फिर बी से उसका देखते हैं, फिर दोनों मिला करके क्या बनता है, या बी ए प्लस बी स्क्वायर की प्राप्ति करते हैं हम, बनता है। अब हम दोनों परिणामों को अगर जोड़ते हैं आपस में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे पास ये मैथमेटिक्स यानी इसको कहते हैं कि अलजेब्रा यानी बीजगणित के माध्यम से समझाने की कोशिश की, जैसे हमने आपको सामाजिक संबंधों की बात बताई। अब रिश्ते में रिश्तेदार हमारे बहू के मामा भी रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन अगर उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखिए तो पहले शादी होना जरूरी है ऐसे संबंध के लिए, बहू के मामा, बहू के जीजा जी, बहू के फूफा जी, तो ये मैरिटल रिलेशनशिप से बनते हैं। तो वो यानी क्या हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और उसका मेजरमेंट। अब जोकिंग रिलेशनशिप होगा क्या, या कहते हैं अवॉइडेंस रिलेशनशिप होगा, यानी कि मजाक का संबंध होगा जिससे हम मजाक कर सकते हैं, या कौन सा रिश्ता है जिसमें हम नहीं, उनको अवॉइड करना है, टच भी नहीं करना है, दूर रहना है, घूंघट निकाला जाएगा, पर्दा किया जाएगा दो संबंधों के बीच में। उत्तर भारत में ज्येष्ठ को इसी तरह से देखा जाता है कि वो ज्येष्ठ और ससुर के बारे में कि वो बहू जो होगी घर की वो पर्दा करेगी, इससे दूरी बनाए रखेगी। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। खासकर जब प्राकृतिक विज्ञान की बात हम यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि उसको समझाने के लिए जो तरीका है वो शायद समाज के संदर्भ में हम उसको आसानी से संकल्पनाओं को समझ सकें, ठीक है ना? अब उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं प्रमेयों की बात करते हैं तो ज्यामिति की अगर सीखने की बात करते हैं तो हम कोण पढ़ते हैं, षटकोण पढ़ते हैं, त्रिकोण पढ़ते हैं, और उसकी डिग्री होती है, 180 डिग्री का पूरा कोण होता है। यदि एक कोण 90 डिग्री का होगा तो बाकी जाहिर सी बात है 90 का होगा, अगर टोटल 180 डिग्री के कोण होते हैं। तो समानुपात में देखें तो त्रिकोण है तो 30-30 का कैसे कॉम्बिनेशन आएगा, 45 डिग्री अगर ये है तो दो पता हो तो एक हम पता कर लेंगे कि इतना कोण बाकी है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से जोड़ करके क्या निकल के आता है। सिमिलरली जब मेडिसिन की बात करते हैं तो ऐसे उसमें इंग्रेडिएंट्स, ऐसे उसमें एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं मेडिसिन में जिससे कि वो अलग अलग 2-3 चीज़ों को क्योर कर सकें एक साथ। उसके मिलाने के बाद फिर उसका जब परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, तो ये संकल्पना बदलती है, उसका यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसमें संशोधन होता है कि ये दवा अब इस रूप में काम आ सकती है। अलग-अलग खाने के बजाय एक मेडिसिन लेना ज़रूरी है, एक मेडिसिन से ये इलाज होगा। तो संकल्पना और प्रमेय का हमेशा एक संबंध रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि 2 व्यक्ति हैं, हस्बैंड और वाइफ, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के अगर अलग-अलग लोगों से उनके रिलेशन देखे जाएँ, तो वाइफ के लिए उसके मम्मी-पापा हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए वाइफ के मम्मी-पापा उसके सास-ससुर हैं, उसके इन-लॉज़ हैं, और उसके मामा हैं, तो वो उसके उसके वाइफ के मामा हैं। तो ये अलग-अलग से रिलेशन करने में, वो अलग-अलग संबंध का निर्माण होता है। संकल्पनाएँ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी इसके अंतः संबंधों को, विभिन्न अवयवों के बीच में विभिन्न संबंधों को जब आपस में संबंधित करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो एक नई संकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? इसको मैथमेटिक्स, गणित और अलजेब्रा या उसको रेखा गणित के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की गई है आपको कि शायद आपको आसानी से उसको समझ में आ जाए। अब बात आती है कि एक एग्जाम्पल और दिया जाता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे आया? न्यूटन जो है वो एक सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अब अचानक एक सेब गिरता है उनके ऊपर, तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, हमारे ऊपर क्यों गिरा, ज़मीन पर ही क्यों गिरा? ये आ सकता है, कभी ऐसे सवाल किसी के मन में कभी भी आ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, वैसे क्यों नहीं हुई? अब वो सवाल उनके दिल में घर कर गई। अब उनको उसका आंसर ढूँढना था। अब क्या हुआ? उन्होंने उसको टेस्ट किया, तमाम हाइपोथेसिस बनाई, उसमें टेस्ट किया, तब जा कर के वो खोज पाए कि
गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है पृथ्वी के अंदर सेंटर में, केंद्र में, वो हर वस्तु, सेब ही नहीं कोई भी वस्तु होगी वो सेंटर की तरफ, केंद्र में पृथ्वी की तरफ ही गिरेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये सिद्धांत गठन की प्रक्रिया को इस तरह से हम समझ सकते हैं, और उसके लिए संकल्पनाओं का होना जरूरी है। ठीक है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अस्तित्व में तब आया जब न्यूटन के साथ ये चीज हुई कि पृथ्वी के सृजन के समय से ही सेब या अन्य वस्तु, ऐसा नहीं था कि जब न्यूटन लेटे थे तभी ये चीज घटना, उसके पहले घटना हुई नहीं थी। सेब पहले भी गिरे होंगे, लेकिन न्यूटन को उस समय उस पर खोज किया उन्होंने, उस समय उनके दिमाग में बात आई, सवाल आया, उसका उत्तर उन्होंने ढूंढने के लिए इस तरह का टेस्ट किया, और तब जाकर के थियरी ऑफ ग्रेविटी सिद्धांत दे दिया उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि सिद्धांत किसी बात के आवर्तन की व्याख्या है। सिद्धांत क्या है, अब सिद्धांत को कैसे कहेंगे, जो थियरी होती है वो किसी बात के आवर्तन की व्याख्या है। इसीलिए अगर आप रिसर्च डिजाइन जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको कहा जाता है एक वर्णनात्मक रिसर्च डिजाइन, या उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, फिर कहते हैं आपको एक्सप्लोरेटरी, फिर एक्सप्लेनेटरी। तो जो एक्सप्लेनेटरी काइंड की रिसर्च डिजाइन होती है, यानी व्याख्यात्मक शोध परिरचना या शोध डिजाइन, उसको वो साइंटिफिक होती है, यानी वो व्याख्या करना, कारण क्या है, क्यों, अगर ऐसे हमारे अध्ययन की विषय वस्तु अगर क्या है, क्यों है, उसका कारण जानने की कोशिश करती है, तो वहां पर रिसर्च डिजाइन लगेगी एक्सप्लेनेटरी। तो सिद्धांत के साथ दिया है कि वो सिद्धांत कुछ नहीं है बल्कि दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चरों के बीच में जो संबंध है उसका कारण क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, कैसे हम उसको व्याख्यायित कर सकते हैं। या त्रिकाल में है, सार्वभौमिक रूप से वैध व्याख्या होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो सिद्धांत बनता है वो यूनिवर्सली वैलिड होता है, वैलिडेटेड होता है। इक्वल टू MC स्क्वायर है अगर, तो इंडिया के लिए ही नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए इक्वल टू MC स्क्वायर है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पूरी दुनिया में हर जगह के लिए सार्वभौमिक रूप से उसकी व्याख्या हुई और नहीं अभी चैलेंज हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सिद्धांत किसी भी आवर्तन की व्याख्या होते हैं और दिक्काल में वो सार्वभौमिक रूप से वैध व्याख्या मानी जाती है। जिन दशाओं के अंतर्गत सैद्धांतिक कथन सत्य साबित होंगे उन्हें स्पष्ट करने की जरूरत होती है। यानी वो कंडीशंस कौन सी है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं जिनके आधार पर जो सैद्धांतिक कथन है, जो थियोरेटिकल नरेशंस है या स्टेटमेंट है, वो सत्य साबित होते हैं। उनको वो चरों को बताना जरूरी, वो कंडीशंस को बताना जरूरी है, प्री कंडीशन को बताना जरूरी होता है, तभी जाकर के वो सिद्धांत का रूप ले सकते हैं। सिद्धांत को संशोधित भी किया जा सकता है यदि आगामी अनुभव ऐसी नई स्थिति को उत्पन्न करे जिसमें नवीन माना जा सके। सिद्धांत परिशोधित दावा है। सिद्धांत क्या होता है, वो एक क्लेम होता है कि वो चेंज भी होता है। उदाहरण है, अणु के सिद्धांत की बात करते हैं, अणु के विखंडन के बाद पदार्थ के अविभाजनीय भाग को परिशोधित करना पड़ा। जैसे मैंने 92 बताया था, 92 के बाद में उसके जो अस्थिर अवयव थे उनको मिला करके 112 के करीब वो संख्या हो गई। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट चीज और है। अगर आप रिसर्च पढ़ते हैं, जब अध्ययन पद्धति पढ़ते हैं समाज विज्ञान की, तो शोध में सबसे पहले अगर आप देखें तो हम उस शोध प्रश्न का निर्माण करते हैं। यानी हमारा शोध प्रश्न क्या है, हमारी समस्या क्या है, समस्या का निर्माण किया, फिर हम उसमें उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका संकल्पनाएं निर्मित करते हैं कि क्या क्या इसके टेंटेटिव रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या इसका उपाय हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसी तरह से जब हम समाज अध्ययन पद्धति के विषय में बात करते हैं तो दो तरह की संकल्पनाएं निकल के आती हैं। अब यहाँ पर संकल्पना के साथ साथ सिद्धांत के जो रिलेशन है उसको इस तरह से भी समझा सकता है कि तथ्यों के दो तरीका होता है सिद्धांत के निर्माण का। एक तो होता है कि जब संकल्पनाओं और सिद्धांत के बारे में मौजूदा ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान होता है या छानबीन की जाती है। यानी संकल्पनाओं और सिद्धांत के बारे में मौजूद ज्ञान के आधार पर, यानी जब सिद्धांत से हम किसी तथ्य की जानकारी हासिल करते हैं। यानी हमको अगर कोई चीज समझनी है, मान लीजिए समाज में गरीबी को समझना है हमको, तो हम अगर मार्क्सियन थ्योरी का प्रयोग करते हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो गरीबी को समझने के लिए, तो इसका तात्पर्य हुआ कि पहले से मौजूद ज्ञान जो है, संकल्पना या सिद्धांत है, उसके आधार पर उस समस्या को समाधान करने की हम कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। तो उसको कहते हैं निगमनात्मक उपागम, निगमनात्मक, राइट। यानी हम सिद्धांत से तथ्यों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम सिद्धांत से तथ्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जो होता है उसको क्या कहते हैं, जब हम तथ्यों से व्याख्या की ओर बढ़ते हैं तो प्रक्रियात्मक रूप से उसको आगमनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यानी हम सिद्धांत हमको नहीं पता है क्या है, हमने कोई सिद्धांत नहीं यूज किया, लेकिन हम तथ्यों का संकलन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है, जो आउटपुट निकल के आता है, उसके आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं, यानी वो थियरी बन जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड में जो सबसे पहला चरण होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, यानी शोध समस्या का निर्माण करना, और लास्ट अंतिम चरण जो होता है, स्टेप होता है, वो होता है थियराइजेशन, यानी सैद्धांतिकरण, जनरलाइजेशन, इसको सामान्यीकरण कहते हैं। यानी हम लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है उसके आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण कर देते हैं कि अगर ये वेरिएबल्स मिलेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये सिद्धांत का निर्माण है। तो दो तरह के, निगमनात्मक उपागम और आगमनात्मक उपागम, जो कि समाज शास्त्र में आप जो आपकी थियरी और मेथडोलॉजी है उसमें जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम सिद्धांत को और तथ्य के संबंध को, संकल्पनाओं के संबंध को समझने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो हमारे कुछ थिंकर्स हैं इंपॉर्टेंट, इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वेबर, इन लोगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं, जब हम सामाजिक विज्ञान की पद्धति की बात करते हैं, तो एक डिबेट है, एक डिस्कशन चल रहा है, जो शायद एक कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि क्या समाज विज्ञान जो समाज शास्त्र है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है कि नहीं है, या क्या समाज विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का अनुसरण कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस पर अलग अलग चर्चा, अलग अलग मत है लोगों के। तो सबसे पहला मत जो आता है वो अगस्ट कॉम्टे और इमानुएल दुर्कheim और रटकिर ब्राउन का उत्तर इस बात में आता है कि हाँ, सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की विधि का अनुसरण कर सकते हैं। यानी कि जो अगस्ट कॉम्टे, जिसके जो समाज शास्त्र के जो पितामह कहे जाते हैं, इमानुएल दुर्कheim और रटकिर ब्राउन का मानना था, हाँ, हम समाज विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे उलट डिल्थे थे, वो एक इतिहासकार थे, उनका संदर्भ इससे अलग नजरिया था। और मैक्स वेबर जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की। ना तो पूरी तरह से वो वैज्ञानिक अनुसरण पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं, और ना ही हम जो मानविकीय पद्धति है उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो बीच का रास्ता अपनाया। विविध अवसरों पर व्याख्या के विविध सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है कि एक ग्रैंड थियरीज की बात आती है, बृहद सिद्धांत बने समाजशास्त्र में, जिन्हें विविध मामलों पर लागू किया जा सकता है। कम से कम ऐसा दावा किया जाता है, मार्क्सवाद और पार्सोनियन वाद, जिसको कहते हैं पार्सनवाद, ऐसी पद्धतियां थी जो संबद्ध थी ग्रैंड थियरी, जिसको ग्रैंड थियरीज कहा जाता है। मार्क्स इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जैसे कहते हैं, संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये ग्रैंड थियरीज मानी जाती हैं, महासिद्धांत कहे जाते हैं। तत्पश्चात आणविक स्तर पर विवरण होते हैं। इसका अर्थ है कि बिना व्याख्या के संग्रहित तथ्य एवं सारणी में इसकी प्रस्तुति हो। यानी जो मानविकी की, यानी कि जो ये ग्रैंड थियरी थी, या मार्क्सवादी या जो पार्सनवादी, इनका मतलब था कि बिना तथ्यों के संकलन, उनके श्रेणीबद्ध किए हुए ही हम जो है वो व्याख्या करें, स्थितियों की व्याख्या करें। यानी कि लेकिन इमानुएल दुर्कheim के जो उनका सुसाइड की थियरी थी, जिसको थियरी ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या की जो दर का अध्ययन उन्होंने किया था, उसकी परिवर्तनशीलता को अगर आप देखेंगे तो एक श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है इसका, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्महत्या की दर का अध्ययन किया, और आत्महत्या की दर के अध्ययन में उन्होंने ये देखा कि जो सोशल सॉलिडारिटी है, यानी सामाजिक मजबूती, या उसको कहेंगे सामाजिक जो गठजोड़ है, वो मजबूत है, वो
जिस समाज में, जिस समुदाय में ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें इस तरह की आत्महत्या की दर पाई जाएगी, उसमें इस तरह की, इसलिए उन्होंने 4 या 3 या प्रमुख रूप से 3 या और 4 कहीं-कहीं कहा जाता है 4 प्रकार के आत्महत्या को बताया था उन्होंने। जिसमें था आपका एक अहमवादी आत्महत्या, एक जो है जिसको कहा गया परार्थवादी आत्महत्या, एक को कहा गया आपको जो उसको कहते हैं नॉर्मलेसनेस, यानी इसको एनोमिक सुसाइड कहा गया, और एक फैटलिस्टिक भाग्यवादी आत्महत्या। तो ये 4 प्रकार या 3 प्रकार की आत्महत्या का वर्णन और उसकी प्रकृति की पहचान की उन्होंने। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये बात थी कि किस सामाजिक श्रेणी में किस तरह की आत्महत्या का ज़्यादा प्रचलन है। यानी कैथोलिक्स में कौन-सी आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है, मतलब कैथोलिक्स में आत्महत्या की दर कम पाई जाएगी, प्रोटेस्टेंट की तुलना में ये ज़्यादा पाई जाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया। फिर उन्होंने कहा ग्रामीण समाज में की तुलना में नगरीय समाज में किस प्रकार की आत्महत्या ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है ना? इसी तरह उन्होंने बताया कि आर्थिक वर्ग में किस तरह की आत्महत्या की दर पाई जाएगी। तो समाजशास्त्र में अमाइल दरखाइम ऐसे व्यक्ति थे जो जो तथ्यों के आधार पर, सामाजिक तथ्यों, इसीलिए उन्होंने थियरी ऑफ सोशल फैक्ट दिया, यानी तथ्यों का सिद्धांत, सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत दिया उन्होंने। तो इस तरह से अमाइल दुर्कheim के सिद्धांत के निर्माण और खास करके उनके जो आत्महत्या के सिद्धांत है, जो आत्महत्या की दर का अध्ययन उन्होंने किया, उसके आधार पर संकल्पना और उसके आधार पर सिद्धांतों को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब आती है बात पार्सन्स की। पार्सन, जैसा कि हम मानते हैं, पार्सनवाद एक ग्रैंड थियरिस्ट थे। उन्होंने कुछ संकल्पनाबद्ध चीज़ें की, जैसे अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और उसके संस्थानों के जो अपने पैटर्न हैं, एजीआईएल मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने उसके अनुरक्षण की बात करी। ये आपस में एक साइबरनेटिक हायरार्की की बात करी कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी को उन्होंने संरचना कहा और संरचनात्मक एकीकरण की बात करी। ठीक है ना? तो पार्सन्स ने इसको राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परिवार, व्यवसाय विशेष रूप से उसको जोड़ा और उसको समझने, लोगों को किसी सिस्टम को समझने की, प्रणाली को समझने की बात कही। लेकिन इनसे इनके जो शिष्य थे मर्टन ने कहा नहीं, इसमें थोड़ी-सी और चीज़ें हैं। केवल फंक्शन ही नहीं होता है, केवल प्रकार ही नहीं होता है कई अवयवों के आपस के संबंध से, बल्कि वो और तरीके से हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। प्रकार भी होगा, दुष्प्रकार होगा, अप्रकार भी होगा, फंक्शन, डिसफंक्शन, अफंक्शन की बात उन्होंने करी। ठीक, इसी तरह से और बहुत सारे लोगों ने। तो क्या हुआ कि जो सिद्धांत पार्सन्स ने ग्रैंड थियरी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया, उसको मर्टन ने आगे चल करके संशोधित किया, उसको और ऐड ऑन किया और कहा कि नहीं, इस तरह से। तो संकल्पनाओं में भी संशोधन हुआ और सिद्धांत का भी संशोधन हुआ, तो उसको मॉडिफिकेशंस उसमें हुए। फिर समाज के सिद्धांत तमाम तरह के बने, जैसे मर्टन की जो थ्योरी कहा जाता है मध्य इसको कहा जाता है मध्य सिद्धांत की बात कही जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम रोल सेट की बात करते हैं, मैं स्टेटस सेट की बात करते हैं, ये क्या है कि ये ना केवल ये एक लघु अध्ययन करते हैं, बल्कि ना केवल दीर्घ अध्ययन की बात करते हैं, ये बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया। ठीक है ना? मर्टन ने तो कहा कि ये मध्यम मार्ग की बात की, जैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करते तो उन्होंने कहा था मध्यम प्रतिपदा मार्ग, मध्य का ना तो अति ना कम, दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। उसी तरह से मध्य, इसको क्या कहते हैं, मर्टन ने मध्य सिद्धांत की बात करी। ठीक है ना? तो अब इस तरह से हम समाजशास्त्र में ये समझ सकते हैं कि अमाइल दुर्कheim हो, चाहे मर्टन हो, चाहे और लोग हों, उन्होंने किस प्रकार से। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है थ्योरी का, हम मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता और की बात की और पूंजीवाद की बात की, पूंजीवाद की उत्पत्ति। उनका मानना था कि जहाँ-जहाँ पर प्रोटेस्टेंट के मानने वाले थे, फॉलोवर थे, धर्म को मानने वाले थे ज़्यादा, वही देश आगे चल करके भविष्य में विकसित देश और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने क्या किया, इसके अलग-अलग तरह के संबंध स्थापित किए, संकल्पनाएँ बनाई कि प्रोटेस्टेंट की जो नैतिकता है वो क्या है और अन्य धर्मों की नैतिकता क्या है। इसके लिए उन्होंने ये सिद्धांत देने के पहले उन्होंने बहुत धर्मों का अध्ययन किया। हिंदुइज़्म का अध्ययन किया, चाइनीज़ का अध्ययन किया, क्रिश्चियंस का अध्ययन किया, इस्लाम का अध्ययन किया, सारे धर्मों की स्टडी की और तब उन्होंने ये निकाला कि प्रोटेस्टेंट की नैतिकता में कुछ ऐसा है जिससे कि वो प्रेरित करती है उन लोगों को कि वो उद्यम करें, वो निवेश करें,
वो जो है बहुत ही मेहनती बने, जिससे वो आगे चल कर के वो बहुत पूंजीवादी देश के रूप में, विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ पाए। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो बुक है इनकी, मैक्स वेबर की, उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट की नैतिकता और पूंजीवाद के उदय के बीच संबंध को स्थापित किया, उसके अलग अलग रूपों की बात की कि कौन कौन से उनकी नैतिकताएं हैं, जो क्या मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को जन्म देता है। अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट पूंजी कैपिटल नहीं बनेगी, कैपिटल नहीं बनेगी तो आप अपनी गरीबी से, गुर्बत से बाहर निकल के नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से, और फिर कॉन्सेप्ट आया कि ईश्वर को मानने का उनका तरीका था कि जब हम खुश रहेंगे तो हमारा ईश्वर खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमको अपने हाथों से हमारा निर्माण किया, इस प्रकृति का निर्माण किया है, तो हम भी ईश्वर के अंश हैं। और ईश्वर को खुश करने का तरीका, ईश्वर का अंश जब खुश होगा तो ईश्वर अपने आप खुश होगा, कि ना केवल गिरजाघर में जा करके कैंडल जलाने से ईश्वर खुश होगा। तो ये चीज़ प्रोटेस्टेंट्स को समझ में आई और उन्होंने इसका अनुपालन करना शुरू किया, अपने मेहनत पर जोर दिया, अपने पैसे सेविंग पर जोर दिया। इस तरह से उन्होंने, क्या कहते हैं, मैक्स वेबर ने ये प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद के उदय की संकल्पना का निर्माण किया और उसकी थियरी दी। तो अब इसका तात्पर्य है, इसके अलावा अगर हम इंडिया में बात करते हैं, एम.एन. श्रीनिवास की बात करते हैं, जिन्होंने संस्कृतिकरण की बात करी। अब आप एक एग्जांपल बताता हूँ। उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने कोर्स की स्टडी की मैसूर के, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ जातियाँ और जनजातियाँ हैं जो अपनी उच्च जातियों से, अपने जो रोल मॉडल हैं, उच्च जातियाँ हैं, उनको अपना रोल मॉडल मान करके उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगती हैं, खान-पान, पहनावा, ओढ़ावा में उनको कॉपी करने, नकल करने लगती हैं और उन्हीं के अनुसार बदलने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि इसका मतलब तो एक देखा कि लोग परिवर्तित होना चाहते हैं। लोग खान-पान, पहनावा, ओढ़ावा, बोलचाल, भाषा और पढ़ाई-लिखाई उस तरह से कर रहे हैं जैसी उच्च जातियाँ करती थीं या अन्य जातियाँ करती थीं। तब उन्होंने उसकी जो संकल्पनाबद्ध किया, उस घटना को, उन संबंधों को, उन परिवर्तनों को, तो उन्होंने सबसे पहले उसका नाम दिया ब्राह्मणीकरण। यानी ऐसा उन्होंने माना कि जो जो सारी जातियां हैं ब्राह्मण के अलावा, नॉन ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण को अपना रोल मॉडल मानते हैं, ब्राह्मण के जैसे रहना चाहते हैं, ब्राह्मण के जैसे खाना चाहते हैं, ब्राह्मण के जैसे हर चीज करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण उच्च वर्ग के हैं, तो उनको उन्हीं की तरह अनुपालन करना चाहिए उनके बातों। तो उसको उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन या ब्राह्मणीकरण कहा। लेकिन इसकी बहुत आलोचना उनके सिद्धांत की। हालांकि उन्होंने ये बात को रियलाइज किया, उन्होंने समझा कि नहीं, बात तो सही है, क्योंकि केवल ब्राह्मण ही रोल मॉडल नहीं हो सकते थे, बल्कि और जातियां भी, यानी हर निम्न जाति अपने से उच्च जाति, हर निम्न वर्ग अपने से उच्च वर्ग को अपना रोल मॉडल मानता है, उसी की तरह होने की कोशिश करता है। तो ब्राह्मणीकरण जो संकल्पना का नाम है, टर्मिनोलॉजी है, तकनीकी शब्द है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तब उन्होंने उसका नाम दिया संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण में यह बात आ गई कि कोई भी अपने से निम्न जाति जब उच्च जाति को अनुसरण करते हुए और उच्च जाति के व्यवहार, खान-पान और परिवेश, उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करती है, और उच्च जाति का होने का एक मिथ भी विस्तृत से चर्चा करती है, बताती है, और एक स्टोरी होती है, उनकी अपनी एक कहानी होती है कि हम पहले ऐसे थे, तो ऐसी सिचुएशन आई, इसलिए हम ऐसे हो गए, हम तो पहले क्षत्रिय थे, हम तो पहले ब्राह्मण थे, हम तो पहले वैश्य थे, बाद में ऐसी युद्ध हो रहा था तो उसमें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गए। ऐसी कहानियां कुछ न कुछ बताई जाती है। ऐसी परिस्थिति थी, उन्होंने श्राप दे दिया था, वो हम वनवासी हो गए, हम जंगल में चले गए अपनी जान बचाने के लिए, हमारे राजा हार गए थे, तो जान बचाने के लिए हम अपने पूरे परिवार को लेकर, कुनबे को लेकर जंगल में चले गए, और जंगल में बहुत दिनों तक रहने के बाद हम वनवासी बन गए। लेकिन हमारी जो हम जो मूल रूप से वो क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं, तो इसलिए हम अब दावा करते हैं कि हमको ब्राह्मण या क्षत्रिय समझा जाए। इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा? संस्कृताइजेशन। तो अब इसके अलावा बहुत सारे और भी सिद्धांत निर्मित किए गए, जैसे कहा गया, जो संकल्पनाएं बनाई गई, प्रबल जाति का सिद्धांत दिया, डोमिनेंट कास्ट थ्योरी या डोमिनेंट कास्ट की बात की, एम.एन. श्रीनिवास ने बताया। तो उसमें भी तमाम तरह के तकनीकी शब्द और संकल्पनाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि ये ऐसा देखा कि जो जाति व्यवस्था है ग्रामीण अंचल में, वहाँ पर ये पाया जाता है कि कुछ जातियाँ डोमिनेंट होती हैं,
वो प्रभुत्वशील होती। अब वो प्रभुत्वशीलता में क्या कोई संबंध है? हर जगह ऐसा पाया जाता है। इस बात पर उन्होंने स्टडी किया और अपना सिद्धांत दिया, संकल्पना का निर्माण किया और सिद्धांत का निर्माण किया और कहा प्रभुत्वशील जाति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा किसी भी जाति को प्रभुत्वशील जाति बनने के लिए उसके कुछ लक्षण, विशेषताएँ होनी उसमें ज़रूरी होती हैं। वो कौन-सी विशेषताएँ? नंबर 1 विशेषता होनी चाहिए कि जो उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए उस गाँव में, उस क्षेत्र में। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो लैंड होल्डिंग है, यानी कि भूमि पर जो मालिकाना हक है, वो मैक्सिमम जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो उनके पास होनी चाहिए, उस जाति के पास, तो वो माने जाएँगे कि वो प्रगतिशील जाति है। तो माना नैतिक रूप सक्रिय रूप से पदों पर हों और एक्टिव पॉलिटिकली एक्टिव हों, ऐसे लोगों को, यानी पावर और अथॉरिटी उनके हाथ में ज़्यादा हो, तो इसको माना गया कि वो प्रभुत्वशील जाति है। इसके अलावा अगर एजुकेटेड ज़्यादा हैं और जातियों की अपेक्षा, जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, तो ऐसी जातियों को भी प्रबुद्ध जाति माना जाएगा। तो ये तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, लेकिन संकल्पनाएँ बनाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की इस बात के लिए, जैसे कि संस्कृतिकरण की आलोचना भी उसी तरह से की गई थी कि ऐसा नहीं है, इसकी उल्टी भी प्रक्रिया होती है। कई बार उच्च जातियाँ निम्न जाति का बनने के लिए कोशिश करती हैं और निम्न जाति का टाइटल लगाने की कोशिश करती हैं, तो प्रोसेस अपोजिट भी होता है। सिमिलरली उसी तरह से डोमिनेंट कास्ट की जब बात आती है, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो संकल्पना तथ्य से, कई तथ्यों से मिलकर संकल्पना, संकल्पना से हमारे सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।